अपना कल हम लोग पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट टूरिज्म से जुड़े हुए कुछ मॉन्यूमेंट्स पढ़े थे और कुछ रह गए थे। बताओ कितने पेज तक हम पढ़ चुके? 53 तक। 53 पेज पर सिखों वाला टॉपिक पढ़ना था आज। ठीक है, अब तुम्हें हिंदुओं वाले सनातन धर्म वाले समझ में आ गए? कितने कोस के आसपास हैं ये? कहाँ के इर्द गिर्द फैले हैं? इसके चारों तरफ मिला के 48 कोस का एक सर्किट डेवलप कर रहे हैं तीर्थ स्थलों की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। और इसी के इर्द गिर्द जहां अभिमन्यु का वध हुआ, जहां दुर्योधन छिपके बैठा, जहां अमावस्या का वेट करते रहे, ये सब इसी के इर्द गिर्द। हमारे हरियाणा में रामायण और महाभारत दोनों जो पुराने हमारे ऐतिहासिक सबसे इंपॉर्टेंट घटनाएं मानी जाती हैं, उनका संबंध रहा। ये तो घटना हुई सारी रामायण महाभारत की। क्या रामायण के भगवान श्री राम का संबंध हरियाणा से था? उन्होंने जब ब्राह्मण हत्या कर दी तो उसका पाप धोने वो हमारे किसमें? कपाल मोचन, या उसको सोमसर मोचन कहते हैं, वहां आए थे। क्या हमारे यहाँ पर द्रौपदी घाट है? पलवल में। और क्या है वहां पर? जब ये अज्ञातवास में रहे थे ना 1 साल, जब इनको गायब रहना था, पहचाने नहीं जाने थे, तब ये पंचवटी पलवल में 5 वट के वृक्ष कहते हैं, वहां थे, वहीं रहे। अज्ञातवास मतलब छिपके रहना, जब ज्ञात ना हो। और वहीं पर इन लोगों ने वो फेमस घाट था, वो द्रौपदी घाट। तो ऐसे सारी चीजें हमने सनातन से जुड़ी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं अगली चीज, अगला बड़ा धर्म। क्योंकि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव है किस धर्म का? सिख। हम सब जानते हैं सिख कोई बहुत प्राचीन धर्म नहीं है, ये एक संप्रदाय है। और सब धर्मों के अच्छे गुणों से आगे बढ़ा जो संप्रदाय, वो सिख धर्म कहलाया या सिख संप्रदाय कहलाया। ये एक ऐसा धर्म है जिसने सबको बराबरी पर रखा। इसके धर्म के जितने बड़े स्थल हैं, जिनमें सबसे फेमस हमारा ये गुरुद्वारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, किसी धर्म का कोई विरोधी नहीं, कोई क्रिश्चियन जाओ, कोई हिंदू जाओ, मुसलमान जाओ, वहां सबका बराबरी से स्वागत है। और वहां कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं कराते। वो वहां पे देखा तुमने, बड़े बड़े लोग भी बर्तन धुल रहे होते हैं, यानी वो इसको सेवा के भाव से देखते हैं। ये एक ऐसा धर्म है जिसने सबको बराबरी पर रखा, नीची जात, ऊंची जात, फला धर्म, ये इन्होंने कोई अंतर नहीं किया। और सिख धर्म कोई बहुत पुराना भी नहीं है। 1469 में जन्म हुआ था जो इनके पहले गुरु थे, जिनका नाम था गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने, अगर ध्यान से पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाएं यही थी कि ईमानदारी से काम करो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो, झूठ मत बोलो। इन्होंने बेसिकली जो काम किया ना, वो किया है मानवता के लिए। सारे 10 के 10 गुरुओं ने, ये सबसे पहले थे। और इस टाइम पर हमारे हरियाणा में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध 1526। तो ये उसके प्रत्यक्षदर्शी थे, इन्होंने देखा था, क्योंकि इन्हीं की बेल्ट थी ये। इसके बाद बहुत सारे गुरु हुए। लास्ट फेमस गुरु हैं 10वें 10th नंबर के गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। अंतिम गुरु थे, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए, गोविंद सिंह जी। और लास्ट में फिर इन्होंने एक बुक को, जिसमें अच्छी बातें लिखी, गुरु ग्रंथ साहिब, इसी को कह दिया यही अगली पीढ़ियों के लिए गुरु का काम करेगी। इस बुक की इंपॉर्टेंस जानते हो? इस बुक ने सिर्फ गुरुओं की वाणी नहीं रखी, गुरबाणी होती है ना, गुरुओं की वाणी, इसने बहुत अच्छी बातें जो रैदास ने कही, जो खुद कहते थे कि मैं चमार जाति का हूं, और वो इसमें कहते थे मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्या हो गया, सब काम करते हैं, हम चमड़ी का काम करते हैं, चर्मकार हैं, मैं चमार हूं और मुझे कोई भी काम करने में लगता नहीं कि कोई कमी या बड़ी बात होती है। रैदास की या रस खान की, यानी इन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख सबको बराबर समझा और सबकी कही अच्छी बातों को अपनी इस किताब में संकलित कर लिया, जो आज तक लोगों को एक रास्ता दिखा रही है। इसी का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। हमने हरियाणा में अगर देखें बड़े लेवल पे, तो सिख बहुत ज्यादा कम्युनिटी जो फैली है, एक तो हमारे सिरसा की बेल्ट में काफी सारे लोग हैं, एक हमारी अंबाला की बेल्ट में, एक पंचकुला के आसपास भी हैं। तो बेटा हर जगह, क्योंकि पंजाब का ही तो हिस्सा थे हम। क्या सोनीपत में सिख नहीं है? हैं कितने सारे सरदार आपको दिख जाएंगे, कम्युनिटी हर जगह सब लोग फैले हुए हैं। लेकिन एक होता है ना भाई, ज्यादा कहां, ज्यादा में टिक करके आना है सिरसा। लेकिन सिखों ने सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे बनवाए हैं, जो गुरुद्वारों का शहर कहलाता है, वो है हमारा कैथल।
ये गुरुद्वारों का शहर कहलाता है। अंबाला, पंचकुला सब जगह गुरुद्वारे हैं, लेकिन अगर कहें शहर कौन सा तो क्या टिक करोगे? कैथल। याद करो, ये हमारे हनुमान जी की नगरी भी है। इसका हाँ, कपी स्थल। यानी देखो, हिंदुओं की भी इंपॉर्टेंस है इस एरिया में और सिखों की भी। और ऐसा नहीं कि कैथल में, हम याद करें पहली महिला जो वो मुस्लिम लड़की, क्या नाम था उसका? रजिया सुल्तान, उसका मकबरा भी कहाँ है? तो इससे बड़ा परिचय क्या दें कि हिंदू मुस्लिम सिख सबकी एकता हरियाणा में हमेशा से थी और अब तक भी है। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं सिखों के गुरुद्वारे को। सबसे पहले 4 गुरुद्वारे लिखे हुए हैं, इनमें एक एक का नाम पहले लिख लेते हैं, जान लेते हैं, फिर आसान देखें। पहला कौन सा है? गुरुद्वारा। पहला कपाल मोचन। अगला लाखन माजरा। नेक्स्ट धमताना, धमताना साहिब। नेक्स्ट गुरुद्वारा नीम साहिब। इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। सबसे पहला क्या लिखा है? कपाल मोचन। इसको बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, यही कहलाता है गोपाल मोचन। हिंदू सिख यूनिटी का प्रतीक है। और यहां पर जो बच्चे के जन्म के बाद कहते थे ना कि सूतक काल लग गया, भ्रम तोड़ा था पहले गुरु ने, और उन्होंने कहा था क्या फालतू की बातें हैं, सब कुछ पवित्र है, सब भगवान की देन है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यानी एक मिथ को तोड़ दिया था सूतक काल के को। और जो मरने के बाद वो 13वीं वाला है ना, तो इन्होंने कहा था कोई मनहूसियत नहीं है, ये जो जीव है वो आया है वो जाएगा भी। क्यों आने पे कहते हो कि इसको सूतक काल लग गया, क्यों जाने पे कहते हो कि कुछ नहीं करना? नॉर्मल इंसान है, अच्छे कर्म करे, आए जाए चलता रहेगा। कपाल मोचन की इंपॉर्टेंस क्योंकि कौन से गुरु ने कही थी ये बातें? गुरु नानक देव जी ने, तो उनसे इंपॉर्टेंस है। लाखन माजरा हमारा पड़ता है, ये कहां था कपाल मोचन? और लाखन माजरा है रोहतक। सिखों के 10 में से ना 2 गुरु मुगलों ने मरवा दिए। 2 गुरु, एक 5वें और एक 9वें। 5वें का नाम था अर्जुन देव और 9वें का नाम था गुरु तेग बहादुर। दोनों का अमर है एक नाम। अर्जुन देव को मरवाने के पीछे कारण था, जहांगीर के बेटे ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर को गद्दी मिली थी अकबर के बाद। अकबर भाज साहब, अकबर की डेथ हुई थी 1605 में। 1605 में जब जहांगीर को गद्दी मिली ना, जहांगीर को, तो इसके बेटे जवान हो गए थे। तुम्हें पता ही है अकबर पूरी उम्र जी के मरे। अब अकबर के मरते मरते उसके पोते भी जवान। तो जब जहांगीर को गद्दी मिली तो उसके कुछ बेटे थे, पहले शादी बहुत सारी करते थे, तो किसी रानी के बेटे को अगला पीढ़ी कि भाई ये बनेगा राजा, किसी का अता पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो उनमें से एक मान सिंह थे, राजा मान सिंह, अकबर के नवरत्नों में उनकी बहन थी मानबाई। मान सिंह ने अपनी बहन की शादी, जो अकबर का नवरत्न था, इनके बेटे से की थी, जहांगीर से। पर जहांगीर ने मानबाई को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी और उसने हमेशा इंपॉर्टेंस दी नूरजहां को। तो मानबाई जो एक राजशाही परिवार, रॉयल फैमिली से थी हमारी राजपूतों की, उसके बेटे के मन में हमेशा रहा कि मैं जब नाना के घर आता हूं, मेरी नानी, मेरी मामी, मेरी मौसी सब आराम से ऐसे रानियों की तरह रहती हैं, लेकिन मेरी माँ का वो महत्व नहीं है जो घर में होना चाहिए। तो उस बच्चे के मन में ना हमेशा अपने बाप के प्रति एक नेगेटिव भावना रही कि मेरे फादर ने मेरी माँ को वो जगह नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। और ये गुस्सा जवान होता गया, बढ़ता गया। तो जब इसको गद्दी मिली ना, तो इसके उस बेटे को ये था कि मेरा बाप इस लायक नहीं है कि ये राजपाट संभाले, मैं इसका हकदार हूं। और उसने इसके खिलाफ विद्रोह का मन बना लिया। वो गया इनके पास, गुरु अर्जुन देव के पास, और इनसे बातचीत की कि क्या मेरा ऐसा करना ठीक रहेगा? भाई मेरी माँ के हक के लिए मुझे अब लड़ना चाहिए, अब मैं जवान हूं, बड़ा हो गया। तो अर्जुन देव जी ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ को वो जगह नहीं मिली तो अपनी माँ के लिए तुम लड़ सकते हो। यानी एक राजा की नजर से देखो जहांगीर, तो उसके खिलाफ क्या चल रहा है? षड्यंत्र, जिसमें उसका खुद का पुत्र, उसका बेटा और ये 5वें गुरु शामिल हैं। ये बात अब राजाओं के तो बेटा चारों तरफ वो होते थे ना, जो हाँ जो मुखबिरी करते थे कि ये गड़बड़ करेंगे, उन्होंने बता दिया कि जी आपका बेटा और सिखों के 5वें गुरु इन्वॉल्वर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को पकड़ा और इसको जेल में डाल दिया। आगे जाके इसको जेल में ही अंधा करवा दिया, फिर इसको मरवा दिया था। लेकिन जो गुरु थे, इनको जेल में नहीं डाला, इनको तुरंत से मरवा दिया कि मेरे खिलाफ तुम ये काम कर रहे थे मेरे बेटे के साथ मिलके। तो सिख धर्म के लोगों के मन में आया कि हमारे गुरु जी को मार दिया। कौन से गुरु जी को? इनका बेटा था जो छठा गुरु था, उसने प्लान किया उन्होंने
कि हम इसलिए मर गए, हम मेरे पिताजी इसलिए चले गए क्योंकि हमने कभी लड़ने की सोची नहीं, लेकिन अब हमें लड़ने का प्लान करना चाहिए और जो हम पे वार करेगा ना हम भी उसको मारेंगे। हम बिना बात किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन कोई हमें मारेगा, हमारे बाप को कोई मार रहा है और हम खाली हाथ निहत्ते बैठे हैं। तब छठे गुरु ने कहा कि इनकी मौत का बदला ये होगा कि आगे कोई हमसे पंगे ले तो फिर हम उसको मजा चखा दें। और इसीलिए बेटा इसके बाद इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण देना कंपलसरी कर दिया कि हमारी भी फौज होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो हम भी लड़ सकें। तो छठे गुरु के टाइम पे क्या शुरू हुआ इनका, तब से ये कृपाण धारण करना और इस तरह से अस्त्र शस्त्र तलवारें ये सब इन्होंने ट्रेनिंग ली, इनकी फौज बनी। नौवें गुरु की मौत के पीछे क्या कारण था, धर्म परिवर्तन। इस भाजसा में जो ये आखिरी था औरंगजेब, ये कट्टर मुसलमान था और सबसे ज्यादा धर्मांतरण करवाया इसी ने। जबरदस्ती गांव के गांव में जाता और कहता अगर तुमने धर्म नहीं बदला तो सबको मरवा दूंगा, जिंदा जलवा दूंगा। अब डर के मारे बेटा मौत जब दिखती है, अपने बच्चे जलते मरते, तो इंसान सोचता है क्या फर्क पड़ता है, मन से मैं किसी को मानूं, इसके सामने कह देता हूं मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे, तुम्हें पता भी होगा, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो पहले ब्राह्मण थी या जाट थी या गुर्जर थी और उस जमाने में दबाव के चलते जबरदस्ती उन लोगों को मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत सारे सरनेम तुमने देखा कॉमन होते हैं, वो कॉमन सरनेम जो है ना, लेकिन उसमें देखो अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। ये जबरन उस टाइम पर दबाव के चलते इस आदमी ने, बहुत कट्टर था, बहुत कट्टर मुसलमान, तो जब ये था ना इसके टाइम में इसको फील हुआ कि पंजाब की बेल्ट में चलती है गुरुओं की, और उस टाइम पर गुरु थे तेग बहादुर जी। तो इसने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया। तेग बहादुर समझ गए कि सबको जबरदस्ती बदल रहा है तो मुझे भी ऑब्वियसली कहेगा तुम बदलो, और तुम का मतलब एक आदमी नहीं है, अगर ये बदल गए तो फिर कौन बदल जाएंगे, सिख। इसको ऐसे समझ लो, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने अपनी मौत से 1.5 महीना पहले हिंदू धर्म छोड़ दिया, त्याग कर दिया और बन गए बौद्ध। आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर नंबर गिने बुद्धिस्ट आबादी कहाँ है, महाराष्ट्र। क्योंकि हमारे B.R. अंबेडकर कहाँ रहा करते थे, महाराष्ट्र। एक आदमी के धर्म बदलने से सारे उनके पीछे जितने एससी थे वो सब बौद्ध धर्म में चले गए। और इसीलिए महाराष्ट्र में संख्या की बात करें तो सर्वाधिक बौद्ध मिलते हैं। वैसे तो आपके लेह लद्दाख साइड में भी हैं, लेकिन बेटा वो संख्या में कम है। सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, एक अकेला आदमी, डेथ से सिर्फ 1.5 महीना पहले। सोचो ये तो एससीज की बात है, वहां बात कर रहे थे पूरे धर्म को बदलने की, सिखों को। तो सिखों के 9वें गुरु अगर बदल जाते तो ये सारी कम्युनिटी मुसलमान बना लेते। इनको लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मरते मरना पड़े धर्म नहीं बदलूंगा। जानते थे कि मैं वहां जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है वो मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे और मैं मरने को तैयार हूं, मेंटली प्रिपेयर। जब ये यहां से जा रहे थे, भाई पंजाब की बेल्ट से चले, चलते चलते पंजाब से अगर दिल्ली जाना हो तो बीच में हरियाणा भी तो पड़ेगा। हरियाणा में घूमते फिरते गए आराम से, तब कोई रेल तो थी नहीं कि रेल में बैठ के जाएंगे। तेग बहादुर जी उस टाइम पर रोहतक में रुके थे और 13 दिन तक एक ही गांव में रुके थे। वहां लोग आते, उनको ये अच्छी अच्छी बातें बताते, भाई धर्म परिवर्तन मत करो, जिस भगवान की पूजा करते हो, जिसको मानते हो उस पर विश्वास रखो, मानवता के काम करो, ईर्ष्या मत करो, ईमानदारी से काम करो। 13 दिन तक ये जहां रुके, वहीं पे इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ आपको पता है दिल्ली गए थे, वहां दिल्ली में चांदनी चौक में एक पेड़ है आज भी, उससे ये बांध दिए थे। इस मौसम में, जो ये जेठ का महीना है ना, ज्येष्ठ, जिसमें ये जून भयानक गर्मी पड़ती है, अब तुम इमेजिन करो इस टाइम अगर हम धूप में खड़े हो, आधे घंटे में 100% चक्कर आ जाएगा, इस इतनी भयानक धूप है। और इस आदमी को वहां कई दिन तक बांध के रखा, ना पानी दिया, पानी ना मिले, रोटी ना मिले चल जाता है, पानी तो बहुत जरूरी है। कई दिन तक भूखे प्यासे बंधे रहे, बिल्कुल निढाल बेहाल, गर्म लू में, बीच में खुले में, जून के महीने में। फिर इनके पास औरंगजेब का एक आदमी आया। अब औरंगजेब सोचो कहाँ है, दिल्ली में जो बड़ा सा लाल किला है, औरंगजेब के पिता ने ही तो बनवाया है, शाहजहां ने, औरंगजेब का तो घर है। इसके सामने ये रोड जाता है जहां ये पेड़ खड़ा है, अभी भी तो ऐसे का ऐसा है। यहाँ पे ये इसके मेन आदमी आते और कहते हैं हाँ भाई धर्म बदलेगा, कहते धर्म नहीं बदलूंगा चाहे कुछ करवा लो। 2 दिन 3 दिन, फाइनली प्यास ऐसी चीज है कि आदमी को लगता है धर्म कौन सी बड़ी बात है, पहले पानी मिल जाए एक घूंट, धर्म तो देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं बदले। जब कई दिन बाद भी इन्होंने, प्यासे मर गए, बेहोश हो रहे हैं, मूर्छित अवस्था में, लेकिन धर्म नहीं बदला, तो गुस्सा इतना चढ़ा कि उस आदमी ने गुस्से में आके डराने के लिए आया था, लेकिन वो एकदम से बातचीत ऐसी भड़काऊ हो गई, गर्दन काट दी। जब यहाँ इनकी गर्दन कटी
तो वहीं तो वो बना शीशगंज गुरुद्वारा, आज भी है, लोग जाते हैं वहां। चांदनी चौक में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसके बिल्कुल पास में वो पेड़ है। उसके बाद उनके शीश को वहां से उठा के उनके भगत भाग गए थे और वो सोनीपत आए थे। यहीं के एक आदमी ने फिर अपना शीश काट दिया था ना कि ये दे देना कि ये उसका शीश है। हाँ, तो वो सारी कहानी तेग बहादुर जी की मौत के बाद, इसे कहते हैं मौत की बजाय शहीदी देने गए वो, उनको पता था मरना है मुझे, लेकिन शहीद हो गए। तो शहीदी देने जब गए तो जहां 13 दिन तक रोहतक में रुके, वहीं पर हमने ये एक लाखन माजरा नाम का गुरुद्वारा बना दिया उनकी याद में, उनकी डेथ के बाद। अगला नाम क्या है? धमताना साहिब। ये है जींद के नरवाना में धमताना साहिब। ये सब ना अलग अलग गुरुओं से जुड़े हैं, कोई छठे से, कोई 9वें से, कोई पहले से, कोई 10वें से। नीम साहिब कहते हैं एक बार नीम के पेड़ के नीचे बैठ के गुरुजी शिक्षा दे रहे थे। कोई गांव का आदमी था, उसने कहा गुरुजी मैं बहुत दिनों से बीमार हूं, मैं ठीक ही नहीं होता, मैंने सब उपचार कर लिए। तो क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, अब ये समझदार थे गुरु, इन्होंने नीम की कुछ कच्ची कच्ची पत्तियां तोड़ी और उसको कहा ले, जैसे ऐसे कर दिया कि भाई इसमें कोई हमने वो कर दिया है, कोई शक्ति आ गई है, दे दिया और कहा इसका काढ़ा बना के पी लेना। उस आदमी ने 2-3 दिन नीम उबाल उबाल के पिया। तुम सब जानते हो साइंटिफिकली नीम एक मेडिसिनल प्लांट है, वो सारी उसकी बॉडी अंदर से साफ हो गई और वो आदमी ठीक हो गया। फिर उसने कहा भाई गुरुजी की वजह से मैं ठीक हो गया। गुरुजी तो चले गए आगे, लेकिन वहां फिर उस आदमी ने अपने जेब से खर्च करके एक गुरुद्वारा बनवाया जिसका नाम रखा नीम साहिब गुरुद्वारा। आ गया समझ में? ये चारों पहले पढ़ लो, फिर कुछ मैं अपने आप भी लिखवा दूंगी। सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल, पेज नंबर 53, गुरुद्वारा कपाल मोचन। यहां लिख लो गोपाल मोचन, इसी का नाम है कपाल मोचन, गोपाल मोचन। पहली लाइन में अंडरलाइन करना, बिलासपुर यमुनानगर, इनके जिले पूछते हैं, यमुनानगर। नेक्स्ट लाइन, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा। गोविंद सिंह कौन से नंबर के हैं? 10th, 10वां, 10th लिख लो यहां। अच्छा, एक युद्ध मैंने शायद कल भी जिक्र किया था, पहाड़ी राजाओं से हुआ था। बताओ क्या ये 5 गुरु लड़ते थे? नहीं, तभी तो मार दिए 5वें। किसने कहा कि हम लड़ेंगे? छठे ने। हर गोविंद नाम था। छठे जो गुरु थे ना, इनका नाम था हर गोविंद। एक गोविंद है गुरु गोविंद, एक हर गोविंद। इनके पिताजी का मर्डर हुआ था। इनके पिताजी कौन है? अर्जुन देव। इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण दिया और वो कृपाण तलवार सब कैरी करना। जो 10वें गुरु थे ना, 10th गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, वो तो प्रॉपर लड़े थे अपने हक के लिए कि अपनी कम्युनिटी का नुकसान ना होने दे। और इनकी एक बड़ी लड़ाई हुई थी पहाड़ी राजाओं से। तुम्हें मैंने पेप्सू पढ़ाया हुआ है, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। याद करो उसमें क्या क्या आता है पेप्सू में? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सारी बेल्ट थी ना। तो पहाड़ी राजा कहाँ के होंगे? हिमाचल। पहाड़ी राजा ना इनसे लड़ते थे, तो इन्होंने कहा हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम एक बार गलती कर चुके, हमारे वो 5वें गुरु मार दिए, लेकिन अब हम लड़ेंगे। 10वें गुरु ने पहाड़ी राजाओं से युद्ध किया और उनको हराया। भंगाणी का युद्ध हुआ था ये, इसे कहते हैं भंगाणी का युद्ध। इस युद्ध के बाद ये वापस आए अपनी टेरिटरी में, और जहां ये लिखा है ना, अभी मैंने कौन सा गुरुद्वारा था वो, ये कपाल मोचन। कपाल मोचन जो है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे सरोवर था, ये जो सरोवर मतलब तालाब, यहाँ आके सारी तलवारें सनी पड़ी थी खून में। कहते हैं 52 दिन तक, फिर जब युद्ध के बाद ये लौटे तो इन्होंने गोपाल मोचन या कपाल मोचन में ही अपने अस्त्र शस्त्र के वो दाग धब्बे खून के हटाए थे। तो पहाड़ी राजाओं से युद्ध करके किस सरोवर के पास आए थे? कपाल मोचन, वही बता रहे हैं वो। ये टिक कर लो, गुरुद्वारा स्थित है गोविंद सिंह जी का। 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध, यहां लिख लो भंगाणी का युद्ध। कई किताबें कहती हैं ये 1686 से 88 के बीच में हुआ। अब उस टाइम बेटा बड़े लोग तो थे नहीं लिखने वाले, अमीरों के पास से, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। तो भंगाणी का युद्ध 1686 से 88 के बीच में। ठीक है, अब आगे पढ़ो। 1687 में तो बीच में आ गया, पहाड़ी राजाओं से युद्ध, इसको अंडरलाइन कर लो। भंगाणी का युद्ध हुआ था पहाड़ी राजाओं से। गुरु गोविंद सिंह जी 52 दिनों तक यहां रुके थे। 52 दिन टिक कर लो। पहाड़ी राजा, भंगाणी का युद्ध अपने आप लिखना 1686 से 88 के बीच में, जिसमें 1687 में ये यहां आए थे। कहां आए थे? कपाल मोचन। कितने दिन रुके? 52 दिन। अपने अस्त्र शस्त्र लिख लेना, अस्त्र शस्त्र धोए, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया था पीवाईक्यू में।
अब नेक्स्ट पे आ जाओ, गुरुद्वारा लाखन माजरा। जब शहीदी देने कौन जा रहा था? हाँ, क्या 5वें को पता था कि मुझे मारा जाएगा? नहीं, 9वें को पता था कि मुझे शहादत देनी है। टिक कर लो, लाखन माजरा रोहतक में है। पहला पॉइंट रोहतक। सेकेंड लाइन में टिक करना, मान्यता गुरु तेग बहादुर जब दिल्ली शहीदी देने जा रहे थे, यहां लिख लो औरंगजेब, उसके पास गए थे। ये 13 दिन के लिए रुके थे। 52 दिन के लिए कौन रुका था? गोविंद सिंह जी। क्या किया उन्होंने वहां पे? पहाड़ी राजाओं से युद्ध लड़ा, भंगाणी का, फिर अस्त्र शस्त्र धोए। ये अस्त्र शस्त्र नहीं कुछ भी ना, ये लड़ने, ये तो कह रहे हैं मैं शहादत देने जा रहा हूं। कितने दिन रुके? 13 दिन रोहतक में। यहीं बनवा दिया लाखन माजरा। धमताना साहिब में टिक करो, नरवाना। धमताना पीछे भी ना, नरवाना में भी ना। और नरवाना कहाँ है? जींद में। ऐसे जिले पूछेंगे एग्जाम में, तो धमताना साहिब जींद में। कहीं कहीं धमतान भी लिखा होता है, यही है वो। अंडरलाइन कर लो नरवाना। फिर पढ़ो, 9वें गुरु के लिए है, ये अंडरलाइन कर लो, 9वें गुरु तेग बहादुर। और कहते हैं ये गुरुद्वारा किले जैसा दिखाई देता है, ये इसकी खास बात है, इसको अलग करती है। लिख लो यहां, किले जैसा दिखता है। वैसे गुरुद्वारा है पर लुक में किले टाइप है। ये 9वें गुरु तेग बहादुर का, किले जैसा दिखता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, गुरुद्वारा नीम साहिब, जहां नीम की पत्तियों से आदमी ठीक कर दिए थे। कैथल, कैथल के पास लिखो गुरुद्वारों का शहर। ये एग्जाम में पूछते हैं, गुरुद्वारों का शहर कैथल। आगे पढ़ो, इस स्थान पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेग बहादुर ने, गुरु तेग बहादुर ने, 9th लिख लेना, अनेक बीमारों को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने आशीर्वाद से स्वस्थ किया था। अब तुम सोचो, उस टाइम लोगों में अकल कम थी, उन्हें लगा आशीर्वाद से ठीक हो रहे हैं, जबकि गुरुजी जानते थे। उन्होंने क्या किया? नीम की पत्तियां दे दी, मेडिसिनल काम था। पहले लोग ना बिल्कुल बुद्धि इतनी थी नहीं। तो कोई ये कहता ना रोज हाथ धोने चाहिए और सफाई से रहना, तो कहते कितने ज्ञानी, परम ज्ञानी, उनके नतमस्तक, उनके हाथ पैर जोड़ते थे कि अरे कितना ज्ञान, कितना ज्ञान। ज्ञान क्या था? यही था, सफाई से रहो। अंबेडकर जी ने शुरू शुरू में बिल्कुल बेसिक बातें कही, लोगों को वो भी नहीं पता थी, तो उतना पता होना भी बहुत बड़ी बात थी। चलो आगे पहुंचते हैं। कौन लड़ाई करते? बेटा इतनी बड़ी फौज नहीं थी ना, मुगलों से भिड़ना मजाक थोड़ी था। मुगल इस देश में ऐसी ताकत थे जिनके पास लाखों 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 की संख्या में सेना थी, फौज थी। अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ, ये पूछना है कि लड़े क्यों नहीं। सिख कम्युनिटी बहुत थोड़ी थी, सिखों से बहुत ज्यादा शिवाजी के पास थे। और शिवाजी, तुम्हें पता है ना, उनको ये लोग कहते थे कि ये चूहा है, पहाड़ी चूहा। क्यों कहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि उनकी सेना इनकी फौज के आगे नहीं टिकेगी। क्या तुम्हें पता है औरंगजेब और शिवाजी कभी आमने सामने ही नहीं आए? शिवाजी ने सिर्फ अपने इसने, औरंगजेब ने कभी मामा भेजा, कभी कोई इस तरह का सेनापति। क्योंकि ये ना बेटा बहुत बड़े लेवल के आदमी थे, ये राजशाही थे। राजशाही का मतलब इनके पीछे लाखों लोग। जैसे आज सोचो, कोई सोचे भाई बॉडी बिल्डर हूं, बढ़िया हूं, तो क्या अंबानी से लड़ लेगा? वो नहीं लड़ सकता ना अंबानी से। अंबानी से चाहे अंबानी छोटा है मोटा, लेकिन लड़ेगा कैसे? उसके आसपास से सिक्योरिटी में नहीं। ऐसे ही सोचो, ये इन तक पहुंचना मजाक नहीं था। इन तक इतनी दीवारें खड़ी थी कि बाहर लड़ लड़ के ही लोग मर जाते थे। औरंगजेब तक पहुंचना मजाक थोड़ी था कि औरंगजेब तक कोई भी आएगा कि मैं तुझसे लड़ूंगा, वहां तक पहुंचेगा कैसे? तो इन तक पहुंचना आसान नहीं था। जो ये 9वें गुरु है ना, इनको मारने औरंगजेब थोड़ी ना आया था। इनको मारने के लिए तो उसने अपने प्यादे थे, इनके इतने लोग थे कि जाओ तुम देखो क्या कह रहा है वो। ये खुद आमने सामने बहुत कम आते थे, अपने आप नहीं लड़ते थे ये। चलो अब तुम्हारा एक काम है, तुम कुछ गुरुद्वारे खुद से लिखो, नीचे जगह खाली है, यहां हेडिंग डाल दो गुरुद्वारे। 8-10 गुरुद्वारे जो PYQ में आए हैं। पहला लिखो नाड़ा साहिब, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, ऊपर हेडिंग गुरुद्वारे की, फिर फर्स्ट लिखो नाड़ा साहिब। ज्यादातर पूछते हैं कौन से गुरु से संबंधित है। नाड़ा साहिब में लिख लो पंचकुला में है, पंचकुला, सामने एरो लगे, पंचकुला। घग्गर नदी, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। नाड़ा साहिब, पंचकुला, घग्गर नदी, 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनसे संबंधित है ये नाड़ा साहिब। नेक्स्ट लिखो मंजी साहिब। कल मैंने बताया था मंजी बहुत सारे हैं। हाँ, अभी पहला लिखो मंजी साहिब, अंबाला वाला मंजी साहिब, एरो लगा के अंबाला। 6th और 10th गुरु लिख लो, छठे और 10वें गुरु। छठे के पिताजी का तो मर्डर हुआ था, क्या नाम था छठे का? हरगोविंद, ब्रैकेट में लिख लो हरगोविंद। और 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, दोनों का नाम गोविंद था। छठे और 10वें हरगोविंद और गोविंद।
गुरु गोविंद सिंह जी। पंजाबी में ना बेटा जो सिख गुरु हैं, इनमें एक वर्ड तुम्हें दिखाई देगा चिल्ला। हमारे यहाँ चिल्लाने का मतलब क्या है? तेज से चिल्लाना। लेकिन सिख कम्युनिटी में चिल्ला का मतलब होता है ध्यान लगाना। जैसे हमारे साधु संत नहीं सुबह उठ के ध्यान लगाते थे, ऐसे ही कहते हैं चिल्ला। तो चिल्ला नाम के गुरुद्वारे हैं। नॉर्मल आदमी बोलता है ये क्या नाम रखा चिल्ला, लेकिन ये चिल्ला का मतलब ध्यान में बैठे गुरु। यहाँ लिखो पहला गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा में है। अलग अलग है लेकिन मेन लिख लो। फर्स्ट सिरसा में, और ये गुरु नानक देव जी का है, पहले गुरु का, फर्स्ट गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट लिखो चिल्ला साहिब, दूसरा चिल्ला साहिब फरीदाबाद में है, वो भी नानक देव जी का। तो दो हो गए गुरु नानक के। नानक कौन से नंबर के हैं? पहले। कहां कहां है? एक सिरसा, एक फरीदाबाद। सबसे छोटा शहर, सबसे छोटा जिला कहेंगे तो फरीदाबाद, और सबसे बड़ा जिला। दोनों में ध्यान लगाने वाले गुरुद्वारे हैं। चिल्ला का मतलब क्या है? ध्यान। ये लिख लो, बाद में याद नहीं आएगा। चिल्ला का मतलब ध्यान लगाना। तो दो हुए चिल्ला गुरुद्वारे, एक फरीदाबाद में और एक सिरसा में। दोनों पहले गुरु के। पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर। 5वें का नाम क्या है? ठीक है, अगला लिखो राजघाट। वैसे राजघाट समाधि है ना गांधी की, ये गुरुद्वारा है। राजघाट पातशाही, राजघाट पातशाही, पातशाही। जैसे बादशाह होता था ऐसे ये पातशाह लिखते थे, पातशाह। पातशाही 10वीं बोलते हैं इसको, पातशाही 10वीं। इसका मतलब कौन से गुरु की होगी ये? 10वें की। पातशाही 10वीं। इनके सामने लिख लो, यह है कुरुक्षेत्र में। राजघाट पातशाही 10वीं। तो 10th नंबर के गुरु की है कुरुक्षेत्र में। और 10th गुरु कौन थे? गोविंद सिंह जी। ब्रैकेट में है गोविंद सिंह जी की। नेक्स्ट लिखो छठी पातशाही, नाम है ये। छठी पातशाही कौन से गुरु का होगा? छठे वाले का। छठी पातशाही, छठी पातशाही, ये भी बेटा कुरुक्षेत्र में है। 6th गुरु की होगी। एक लिखो 9वीं पातशाही, ये भी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है ना, इसमें सिख धर्म के भी गुरुद्वारे हैं। तो छठी हो गई, 10वीं हो गई, 9वीं हो गई। तीनों कहां पड़ेंगी? कुरुक्षेत्र में। बिना देखे बताओ चिल्ला कहां कहां था? एक सिरसा, हाँ, और नाड़ा कहां था? पंचकुला में। चिल्ला दो हैं, दोनों एक ही गुरु के हैं, पहले वाले के। चलो अगला लिखो पंजोखड़ा साहिब। पंजोखड़ा, पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा है ये। पंजोखड़ा साहिब, ये है अंबाला में। पंजोखड़ा अंबाला, ये हो गए तुम्हारे मेन गुरुद्वारे। अगर कहीं गुरुद्वारों का शहर तो कैथल। ठीक है, अब एक बार गुरुद्वारे और एक दो जगह जब आएंगे तो पढ़ा दूंगी। पहले देखो 53 पर क्या मैंने टीले वाला टॉपिक कराया हुआ है? नहीं कराया। ठीक है, ये टीले पढ़ लेते हैं पहले। चलो पेज 53 का अगला टॉपिक है टीला। बताओ टीला क्या होता है? कोई एरिया जब आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा होता है नेचुरली, मतलब प्रकृति की बनावट हो अपने आप से। ये मान लो जमीन है, प्लेन है, प्लेन, लेकिन कोई हिस्सा बाकी जमीन के मुकाबले ऐसे उठा हुआ सा है, तो इसे कहा जाता है ये यहाँ का टीला है। ये नेचुरल थे, अपने आप थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने फिर कोई मॉन्यूमेंट्स बना दिए। जैसे तुमने सुना होगा बालू का टीला, दौलतपुर का टीला, भगवानपुरा का टीला, राखी गढ़ी का टीला, सुने हैं ये नाम? या मीताथल का टीला। ये एरिया आसपास के एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ था, और ये ज्यादातर तुम देखोगे ऐतिहासिक हैं क्योंकि पुराने टाइम के लोग थे। तो जैसे थानेसर में एक टीला था, थानेसर में, कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा बना दिया। तो अगर कभी जाने का मौका मिले, थोड़ा सा ऊंचाई पर है कंपैरेटिवली आसपास के एरिया से ऊंचा। ऐसे ही जब हड़प्पा वाले थे ना, हड़प्पा वाले, वो भी ऊंचे एरिया पर क्या बना लेते थे? अपना टीला, शहर बसा देते थे कि यहाँ पे बाढ़ ना आए। जब तुमने हिस्ट्री पढ़ी है एंशिएंट, तो मैंने बताया होगा एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा थोड़ा ऊपर होता था। जैसे घग्गर नदी के किनारे बस गए, सरस्वती के किनारे बस गए, तो हड़प्पा काल के लोग मिलेंगे। और हड़प्पा से भी पहले तुम्हारे यहाँ कुछ लोग आए थे, सीसवाल। सीसवाल एक गांव का नाम है, कहां पड़ता है? हिसार। और ये करते थे कृषि।
उठ के आए थे राजस्थान। तो इसका मतलब टीले का जब क्वेश्चन आया तो सीसवाल आ सकता है, हड़प्पा आ सकता है, हर्ष। हर्ष तो 606 का राजा था इस टाइम तक के। बहुत सारे फेमस टीले हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? टीले का जिला पूछा जाएगा, हर एक का जिला इंपॉर्टेंट है। देखो पेज नंबर 53 पर आओ। हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक टीले, टीले का मतलब उठी हुई जमीन। पहला टिक करो मीताथल। मी किस जैसा लिखा जाता है? भी जैसा, भिवानी। अंडरलाइन कर लो। पुरातात्विक है, भिवानी जिला, बस मेन पुरातात्विक हड़प्पा काल का है ये। बिल्कुल पीछे अंडरलाइन करना, डॉक्टर सूरजभान। क्या ये नाम तुमने सुना हुआ है? ये उत्खनन का काम करते थे, खोद के पुरानी चीजें निकालते थे। कहीं कोई चूड़ी, कहीं कोई प्लेट, कहीं कोई कंकाल, कोई हड्डी, कोई बर्तन मिल जाए। और सूरजभान जी ने हमारे हरियाणा की बेल्ट में बहुत काम किया। ये बहुत बड़े आदमी है। डॉक्टर वैसे ही नहीं लिखते, ये पढ़ाई लिखाई पीएचडी वाले डॉक्टर है जो पढ़ लिख के वहां तक पहुंचे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। मीताथल भिवानी में है, डॉक्टर सूरजभान ने काम किया। पुरातात्विक स्थल है, हड़प्पा काल की चीजें मिली हैं। हड़प्पा काल लिख लो, पुरातत्व पुरानी चीजों को बोलते हैं। अब आ जाओ राखी गढ़ी। ये तो सबसे बड़ी साइट थी ना इंडिया में। हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट का नाम है राखी गढ़ी। अंडरलाइन करो। पुरातात्विक है, पुरातत्व पुराने टाइम का। हिसार में है, बस मेन वर्ड हिसार। नारनौंद। मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा। ये मोहनजोदड़ो के बाद सेकंड बड़ा। तुम्हें मैंने एक ट्रिक बताया होगा, गुड मॉर्निंग राखी वीरा, गुड मॉर्निंग राखी वीरा। ये 4 बड़ी साइट्स हैं। इसका मतलब है राखी गढ़ी, इसका मतलब है धौला वीरा, एम का मतलब है मोहन जोदड़ो, और जी का मतलब है गनवेरी वाला। यहाँ बेटा कुछ खास नहीं मिला, बड़ा बहुत है लेकिन यहाँ हमें बहुत सारी चीजें खोद के नहीं मिली। सबसे बड़ी जो साइट जिसकी इंपॉर्टेंस है, जो पढ़ाई जाती है, वो है मोहनजोदड़ो, लेकिन एरिया बड़ा है गनवेरी वाला का। राखी गढ़ी जो देख रहे हो ये इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। अगर पूछे इंडिया में नंबर 1 फर्स्ट रैंक किसका है तो राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ पड़ेगा तुम्हारे? हिसार। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। तो दूसरा सबसे बड़ा, यहां लिख लो गुड मॉर्निंग राखी वीरा। वैसे तीसरा है लेकिन पहले वाले में बसावट नहीं मिली तो इसलिए कहते हैं भाई बड़ा बसा हुआ तो मोहनजोदड़ो, और सेकंड हमारा। पुरातात्विक अमरेंद्रनाथ राखी अमर, ये पढ़ाया था ना मैंने पहले, अंडरलाइन कर लो। अमरेंद्रनाथ ये प्रोफेसर है बेटा। उत्खनन किया गया, ये घग्गर और हाकड़ा नदी के किनारे। हाकड़ा कौन सी रिवर है? घग्गर का ही राजस्थान में नाम है, एक ही है ये, राजस्थान में इसका नाम ही हाकड़ा है। हर्ष का टीला, कौन हर्ष? कौन से परिवार खानदान का था ये? हाँ, इनके घर में सबसे पहला ताकतवर लड़का था पुष्यभूति, इसलिए इनके वंश को कहते हैं पुष्यभूति वंश। कईयों के नाम में वर्धन था, जैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। तो कई लोग कहते हैं वर्धन, वर्धन का ग्रोथ होता है। ये टिक कर लो। हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र में है, थानेश्वर में। शेख चिल्ली का प्रसिद्ध मकबरा, कौन शेख चिल्ली? दारा शिको, यानी शाहजहां के बड़े बेटे का आध्यात्मिक गुरु। लिख लो यहां, दारा शिकोह का आध्यात्मिक गुरु। और किसका खर्चा हुआ था इसको बनवाने में? शाहजहां। 1650 में बना था, लिख लेना, यानी 17वीं शताब्दी में, 1650 में या 17th सेंचुरी में। दारा शिकोह ने अपने फादर को कहा था कि मेरे गुरुजी के लिए ताज बनवा दो, हरियाणा का ताज। तब ये हरियाणा का ताज है, लिख लेना अगर ना लिखा हो, हरियाणा का ताज। अब आ जाओ बनावली का टीला, फतेहाबाद अंडरलाइन करो, बनावली फतेहाबाद में है। नेक्स्ट लाइन में टिक करना, विस्तार 25,000 वर्ग मीटर में। और लास्ट लाइन टिक कर लो, सरस्वती नदी के किनारे बनावली। जानते हो सबसे अच्छी क्वालिटी के जौ यहीं पर मिले थे, यहां लिख लो, बेस्ट क्वालिटी का जौ। जौ का ही तो सत्तू बनाया जाता है गर्मियों में, जौ सबसे बढ़िया यहां उगा था बनावली में। अब आ जाओ कर्ण का टीला, बताओ बिना देखे याद करो, कर्ण कहां का था? करनाल। करनाल के पास कर्ण झील भी है ना, जहां वो दान करता था। लेकिन कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है। अब एक बार बोर्ड पर देखो, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल। कुरुक्षेत्र ऐसे पड़ता है, कैथल इसके यहां और करनाल इसके यहां। इनका सर की तरह है कुरुक्षेत्र, और ये 2 पैर हो गए, ये कैथल और ये करनाल।
कुरुक्षेत्र में से कोई नदी नहीं बहती, एक नदी इसके साइड से और दूसरी ऊपर से, ये चली जाती है, ये यमुना, देखो ऊपर से निकल गई। और यहां से भी एक, ये कौन सी है, घग्गर। यानी तीनों एक के कहलाते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र को ना तो ये नदी टच करती ना ये, दोनों के पास से निकल गई। इन दोनों को नदियों ने टच किया, करनाल को भी और कैथल। कैथल किसका शहर है, गुरुद्वारों का, अभी पढ़ रहे थे हम। किसकी वैरायटी ज्यादा, धान की वैरायटी ज्यादा, चावल भी कह सकते हो। चलो ये टिक कर लो। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है, जबकि कर्ण था कहां का, करनाल। कर्ण की नगरी कहेंगे तो करनाल, लेकिन टीला कहेंगे तो कुरुक्षेत्र, ऐसे फंसा देते हैं वो। यहां लिख लो, कर्ण की नगरी है करनाल, नगरी करनाल, लेकिन टीला कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट लाइन में टिक करना। किसने खोद के निकाला, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। इसके बाद आ जाओ, फरमाना खास, दक्ष खेड़ा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, रोहतक में पड़ता है फरमाना खास। क्या खास बात है, हाँ ये पुरानी साइट है बेटा, काफी पुरानी साइट है ये हरियाणा की, अंडरलाइन करना। फरमाना खास, दक्ष खेड़ा टीला। सेकेंड लाइन रोहतक, जिला इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन पीछे करना। राखीगढ़ी के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा हरियाणा का, तो हरियाणा में सबसे नंबर 1 एरिया राखीगढ़ी। अगर कहें वर्ल्ड में गिनती करो तो ये तीसरा है। गुड मॉर्निंग राखी, लेकिन गनवेरी वाला में तो कोई हमें वैसा नहीं मिला, तो पहला मानते हैं मोहनजोदड़ो, सेकंड बड़ा ये हमारा दक्षखेड़ा, हमारा सेकंड बड़ा। भगवानपुरा टिक कर लो, बताओ भगवान कहां, कुरुक्षेत्र में, अंडरलाइन करो भगवानपुरा। सेकंड लाइन कुरुक्षेत्र में। सेकंड लाइन पीछे, हड़प्पा संस्कृति चित्रित धूसर मृद भांड, बताओ इसका क्या मतलब है। हाँ, चित्रित का मतलब इसके ऊपर चित्र बने हुए हैं। धूसर, धूसर का मतलब ग्रे कलर के, और मृद भांड, भांड क्या होते हैं, बर्तन। मृद का मतलब मिट्टी, मिट्टी के बर्तन जिनके ऊपर चित्रकारी कर दी ग्रे कलर की, इन्हें कहा जाता था पेंटेड ग्रे वेयर। वेयर तो मिट्टी के बर्तन हो गए, ग्रे का मतलब धूसर, और पेंटेड का मतलब चित्रित। तो इसी को लिख देंगे PGW, पेपर में लिखा है कहां मिला, तो यहां टिक कराना, अंडरलाइन कर लो ये। भगवानपुरा में चित्रित धूसर मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, लिख लो यहां पेंटेड ग्रे वेयर, ये मिला है बेटा संस्कृति के साक्ष्य। PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृद भांड, ये हड़प्पा के टाइम के हैं। कुणाल, याद करो कुणाल पढ़ा था, एक लड़का था जो मुकुट पहन के और सोने चांदी के गहने पहन के आता था ना, अंडरलाइन करो कुणाल। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और हाकड़ा संस्कृति, हाकड़ा कौन सी हुई, घग्गर वाली, घग्गर के आसपास। इसमें थर्ड लाइन टिक करना। फतेहाबाद, कुणाल बाद में आया था ना, फतेहाबाद और के रतिया में है। नेक्स्ट लाइन बड़े काम की है, सोने और चांदी के आभूषण, ये इंपॉर्टेंट है, सोने और चांदी के आभूषण। कुणाल ने क्या पहने थे, गहने, और कुणाल बाद में आया था, याद है मुकुट भी लगा के आया था, मुकुट, यहां लिख लो मुकुट, ये सोने चांदी के मिले हैं यहाँ, मुकुट गहने, और कुणाल नाम की जगह है फतेहाबाद में। नेक्स्ट आ जाओ, सीसवाल, कौन से लोग थे सीसवाल वाले, राजस्थान से चलते चलते आ गए, क्या करते थे, खेती। ये बाद में थे हड़प्पा के या पहले, पहले, अंडरलाइन करना। पुरातात्विक स्थल है हिसार जिले के सीसवाल नामक गांव में। और नेक्स्ट आ जाओ, बालू का टीला, बालू क्या थी, थल पे मिली थी, थल मतलब जमीन, कैथल, अंडरलाइन करो बालू का टीला, कैथल, पहली लाइन में कैथल, थल पे बालू मिलती है, बालू रेत, तो कैथल, बालू नामक गांव। थर्ड लाइन, डॉक्टर सूरजभान, अभी ये नाम क्यों पढ़ा था हमने, मीताथल, भिवानी में भी तो यही थे सूरजभान, और अमेरिका के डॉक्टर जिम जे शेफर, इन्होंने खोद के निकाला ये। टीले समझ में आ गए। अच्छा, हरियाणा का सबसे बड़ा टीला राखीगढ़ी, सेकंड बड़ा फरमाना खास, दक्षखेड़ा, कहाँ है ये दक्षखेड़ा, रोहतक में। भगवानपुरा कहाँ है, हर्ष के टीले पे क्या बनवाया वो दारा शिकोह ने, शेख चिल्ली का मकबरा, चिल्ली का मकबरा। सेकंड बड़ी साइट बताना अपनी, दक्षखेड़ा, पहली बड़ी, ठीक है। अगले पेज पर आओ, ऊपर का टेबल शायद पढ़ाया हुआ है, नीचे भी पढ़ा दिया, कैथल तक हो गए थे सारे ऊपर वाले। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने थे, अच्छा इसका सेकंड हाफ रहता है, ठीक है। ये पहले अन्य महत्वपूर्ण पे आ जाओ, फिर नीचे से ऊपर पढ़ लेंगे। फर्स्ट हाफ में नीचे हेडिंग है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पहला टिक करो, कुरुक्षेत्र में घूमने लायक क्या क्या है, पैनोरमा,
एंड साइंस सेंटर। अगर तुम कभी कुरुक्षेत्र जाओ जरूर देखना, मैंने भी देखा है, बहुत सुंदर है, देखने लायक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है। कुरुक्षेत्र की जो बेल्ट है ना, ये जहाँ ये कौन सा मंदिर है, वो सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा सरोवर? ब्रह्म सरोवर। वहां हर साल नवंबर दिसंबर में लाखों पर्यटक आते हैं बेटा, और उसी के आसपास घूमते घूमते तुम सब जगह जा सकते हो। ये 5-6 किलोमीटर में ही सारा सर्किट फैला है। ई रिक्शा हो जाती है 10-20 रुपए में, जहां चाहो उतर जाओ। यहाँ ये बहुत सुंदर देखने लायक साइंस सेंटर है, टिक कर लो ये, पेनोरमा एंड साइंस सेंटर। सेकेंड लाइन में पीछे टिक करना, विश्वामित्र का टीला। विश्वामित्र कौन थे? ऋग्वेद की जो रचना की थी ना, इकट्ठा नहीं रचना, उसमें तीसरा जो ये था मंडल, उसके रचयिता थे ये। लिख लो, विश्वामित्र के पास ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता इन्होंने लिखा था, वो ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र। लिख लो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता, उसकी रचना की थी, और गायत्री मंत्र है इनका ओम भूर्भुवः स्वः। बाद में वो सब इकट्ठे किए थे वेद व्यास ने, लिखा नहीं था, इन्होंने लिखा था। इनका टीला है हमारे कुरुक्षेत्र में। करनाल में आ जाओ, तरावड़ी फेमस लड़ाइयां तराइन की 1191 1192 किस किस की थी? पृथ्वीराज चौहान और गौरी की। इसी लाइन में आगे टिक करना, मीरा साहिब का मकबरा। मीरा साहिब का मकबरा। लास्ट लाइन में टिक कर लो, नो होल गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स पता है? गोल्फ का एक गेम होता है, बहुत महंगा, बहुत शाही शौक होता है, और उसके लिए ग्राउंड में होल्स बना दिए जाते हैं। छोटी सी एक बॉल होती है, उसको स्टिक से चलाना होता है। गोल्फ कोर्स कोई मजाक नहीं है, इसकी मेंबरशिप बहुत महंगी महंगी होती है। हमने या तो फरीदाबाद में बनाया था पहला, अमेरिका से आया था उसको डिजाइन करने आदमी। अब अगर कहें तो हमने मेवात में डेवलप कर लिया। एक ये करनाल में। कितने होल हैं इसमें? 9। तो 9 होल का गोल्फ कोर्स। गुड़गांव पर आ जाओ, अंडरलाइन करो, बंद हो गया, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट था, लास्ट किंगडम ऑफ ड्रीम्स, KOD बोलते थे, कई साल से बंद पड़ा है, खर्चा नहीं निकल पाया। बहुत सुंदर जगह थी, बहुत सुंदर जगह, लेकिन बहुत बहुत महंगी टिकट थी, हर कोई जा ही नहीं पाता था। तो अगर लोग कम जाएंगे तो खर्चा नहीं निकलेगा, खर्चा नहीं निकलेगा तो कितनी अच्छी चीज हो वो बंद हो जाती है। नेशनल कॉलेज में तो बंद हो गया लाहौर का, पैसे की कमी के चलते। ये KOD अब पीछे तक था, लगभग 10 साल हो गए होंगे तब से बंद पड़ा होगा। नेक्स्ट आ जाओ, पंचकुला, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। क्या पीछे पढ़ के आए थे हम ये? हाँ, नाड़ा साहिब। हिसार में आ जाओ, इसमें ब्लू बर्ड, ये झील है बेटा, ब्लू बर्ड लेक। एक फ्लेमिंगो, मैंने तुम्हें बताया हमारे हरियाणा का टूरिज्म का लोगो मोर है, और जितने सेंटर खोले इन्होंने सरकार ने, सस्ते रेस्टोरेंट, उन सब के नाम पक्षियों के नाम। फ्लेमिंगो पक्षी होता है बेटा, फ्लेमिंगो। एक लाट की मस्जिद, अंडरलाइन करो, लाट का मतलब क्या होता है? स्तंभ, खंबा टाइप का मस्जिद के बाहर। क्या ये खंबा किसी मस्जिद वाले ने बनवाया था? नहीं, ये अशोक का था। ये टूट के 2 हिस्सों में और मस्जिदों के बाहर खड़ा कर दिया, एक हुमायूं की मस्जिद के बाहर और एक लाट की मस्जिद। ये किसी ने बनाया नहीं है, अशोक के टाइम के पत्थर हैं। तो लाट की मस्जिद हिसार। एक गुजरी महल है, किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। लिख लो यहाँ, फिरोज शाह तुगलक। कॉम्प्लेक्स है पूरा, यही तो, इसके अंदर ही तो लाट की मस्जिद है, गुजरी महल में। फिरोज शाह पैलेस लिखा हुआ है। जींद में कुछ खास नहीं है। हरियाणा का पर्यटन चिन्ह टिक कर लो, मोर। तो हमारा सिंबल क्या है टूरिज्म का? मोर। हरियाणा का पर्यटन नारा है, कम हॉलीडे विद अस। कोई नहीं आता यहाँ, फिर भी हम कहते हैं कम हॉलीडे विद अस। इसके बाद सेकेंड हाफ में ऊपर जगह अपना जिला और फेमस जगह रेस्टोरेंट वगैरह। पहला टिक करो, चरखी दादरी में घूमने की जगह है डेरंगो, पक्षी है बेटा ये। और एक कपूरी या करपुरी की पहाड़ियां, एग्जाम में आ जाएगा, करपुरी की पहाड़ियां। कपूरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? चरखी दादरी। थोड़ी बुद्धि लगाओ, कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा होगी ये? हाँ, ये अरावली की रेंज है। तो शाम की थी ना पहाड़ियां, ऐसे ही ये भी। तो शाम कहाँ थी? तो ये चरखी दादरी अभी तो अलग हुआ, पहले किसका पार्ट था? भिवानी का। वही अरावली की पहाड़ियां ही इसका पार्ट है ये। फरीदाबाद में टिक करो, बड़खल झील है। हमने 1947 में सिंचाई का टारगेट रखे, लिख लो यहाँ, 1947 सिंचाई। सूरज कुंड किसने बनवाया था? सूरजपाल तोमर ने, तोमर वंश के राजा ने। सूरज कुंड में अब झील है। एक टिक कर लो, मैगपाई, घूमने फिरने की जगह है ये। अरावली गोल्फ मैदान, सबसे पहला मैदान है ये गोल्फ का, लिख लो फर्स्ट। हरियाणा का पहला गोल्फ कोर्स था ये, अरावली की हिल्स के पास। यमुनानगर पर आ जाओ, ताजेवाला। क्या है ताजेवाला?
पुराना बांध, पुराना बांध है ये, अब नहीं है ये, लिख लो यहाँ ओल्ड। और इसे कहते हैं ताजेवाला को हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग, लिख लेना ये ताजेवाला, हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का छिपा स्वर्ग। ये पुराना बांध था, नाम ताजा है पुराना। अगला टिक करो हथनी कुंड, बताओ कब बना? 1999 में, लिखो यहाँ 1999। इसे कहते हैं मछुआरों का स्वर्ग, लिख लो 1999 मछुआरों का स्वर्ग। बताओ हथनी कुंड बैराज से सबसे लंबी ब्रांच कौन सी निकली है? सिरसा शाखा। कब बननी स्टार्ट हुई थी? 1889, नेहरू के जन्मदिन पर, नेहरू का बर्थ ईयर था ना, और 1895 तक उसमें फिर पानी आ गया था। हथनी कुंड टिक कर लो। कलेसर, कलेसर क्या है? नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्या यहाँ कोई मठ भी है? क्या नाम है उसका? किसके भगवान का है? शिव जी का है ना, तो महाकाल यानी भगवान शिव जी, उनके नाम का मठ। अगर कहेंगे उनके नाम का तीर्थ स्थल कहाँ है? कालेश्वर, एक तो मठ और एक तीर्थ। मठ कहाँ है? यमुनानगर। और तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, वहां 360 है ना, उनमें से एक वो भी है। टिक कर लो कलेसर। ग्रे पेलिकन, ये पक्षी होता है बेटा। चनेटी का स्तूप, चनेटी याद है तुम्हें? चनेटी का स्तूप फेमस था। एक बूढ़िया ग्राम है, बीरबल का जन्म स्थल, और इसका रंग महल, रंग महल कहाँ था? रंग महल है नारनौल में, लिख लो यहाँ, रंग महल के पास लिख लो नारनौल, यमुना, ये महेंद्रगढ़। अब आ जाओ पंचकुला में, अंडरलाइन करना, रेड बिशप, घूमने फिरने की जगह बेटा ये। मोरनी हिल्स पड़ती है यहाँ, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, इसके बारे में बताया होगा। कौन, किसने बनवाया? फिदाई खां कोका, औरंगजेब का कजन था, अपने भाई के लिए बनवा दिया उसने ये यादवेंद्र गार्डन, इसी को कहते हैं पिंजौर गार्डन। मनसा देवी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मनसा देवी। टिक्कर ताल है यहाँ पर, माउंटेन कोयल पक्षी के नाम पर, कैक्टस गार्डन। पंचकुला बिल्कुल हरा भरा है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन यहाँ है। उल्टा है ना, कैक्टस तो सूखे में होता है, हमारे पंचकुला में जहाँ 43% जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जंगल है, वहां एशिया का, लिख लो यहाँ एशिया नंबर 1 कैक्टस गार्डन, वो हमारे इतने हरे भरे इलाके में है। एक है भीमा देवी मंदिर, एक याद करो भीमेश्वरी देवी था बेरी झज्जर में। भीमेश्वरी को कंधे पे कौन लाया था? भीम। फिर वो जब थक गए तो उन्होंने उतार दिया, फिर वहीं बैठ गई वो। वहां मेला भरता है हर साल, भीमेश्वरी देवी। इसका नाम देखो क्या है? भीमा देवी। ये बेटा बिल्कुल साथ अटैच्ड है। जो ये कौन सा गार्डन अभी पढ़ रहे थे, कौन सा गार्डन फेमस है? पिंजौर। पिंजौर गार्डन की खास बात जानते हो? ये अलग अलग तलों में विभाजित है। जैसे जाते हैं ना, फिर थोड़ा नीचे सीढ़ियां, फिर घूमो, फिर थोड़ी सीढ़ियां, ऐसे अलग 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 फ्लोर्स बने हुए, पता भी नहीं चलता क्योंकि खुला पड़ा है। अलग अलग तल में विभाजित, 7 तलों में विभाजित। मान लो ये है बहुत बड़ा एरिया, इसके आसपास पहाड़ियां हैं। ये कौन सी पहाड़ियां होंगी? ये शिवालिक रेंज की पहाड़ियां। यहाँ बहुत ठंडा सा बढ़िया सा मौसम होता है, और इसके बिल्कुल पास ही कॉम्प्लेक्स है, पैदल जाने का रास्ता है यहाँ। ये है बेटा, ये जो मंदिर तुम पढ़ रहे हो जिसमें लिख रहे हैं, ये कौन सी देवी का बता रहे हैं इसको? ये हाँ, भीमा देवी मंदिर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। उत्तर भारत का खजुराहो, खजुराहो एमपी में है, लिख लो यहाँ एमपी, मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेलों ने, लिखो यहाँ खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। हमारे हरियाणा के चंदेल तो नहीं थे, लेकिन हरियाणा में एक देवी का मंदिर हमने बनवाया। कौन सी का? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, देवी मंदिर बना, पूरा कॉम्प्लेक्स है ये। किसके पास है? बिल्कुल पिंजौर। कितने तल हैं पिंजौर के? 7 तल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का खजुराहो जो खुद एमपी में है, हमारे यहाँ भी। गुड़गांव में टिक करो, शमा घूमने फिरने का रेस्टोरेंट टाइप है। सुल्तानपुर में पक्षी विहार, सब जानते हैं, अब नेशनल पार्क है। दमदमा झील 3000 एकड़ में फैली, लिख लो 3000 एकड़। हरियाणा की सबसे बड़ी झील ये पड़ती है सोहना, जहां का गर्म पानी का झरना फेमस है चर्म रोग के लिए, लिख लो गर्म पानी का झरना सोहना में। शीश महल है, एक महल बना के उसमें शीशे 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 जड़ दिए। कई लोगों ने कहा क्या बनाया तुमने? ये फूहड़ नकल लग रही है लाल किले की, लिख लो यहाँ लाल किले की फूहड़ नकल, मतलब गवारों जैसा बना दिया। लाल किला तो भाई शाही था, शाहजहां का पैसा लगा था। लाल किले की फूहड़ नकल, शीश महल, शीशे ही शीशे थे इसमें।
टाइम के साथ टूट गए, अब खाली पड़ा है। एक बेगम समरू पैलेस, बेगम समरू ना बेटा एक महिला थी, शासिका थी, और इसने हरियाणा पे भी प्रभाव है इसका। इसका बेटा एक बार बहुत बीमार हुआ, तब फिर किसी ने कहा कि ठीक नहीं, मरने जैसा हो गया। किसी ने कहा हरियाणा के गुड़गांव में शीतला माता मंदिर में ले जाओ। तो ये सोचो, बेगम, बेगम का कौन सी कम्युनिटी? बेगम समरू मुसलमान है, पर जब बच्चा बिल्कुल मरने जैसा दिखा ना, शासिका थी, छोटी बेल्ट की रानी टाइप मान लो, फिर ये अपने बेटे को लेके और उसका धोख मरवाने के लिए हमारे हरियाणा के गुड़गांव के शीतला मंदिर में आई, और भगवान की कृपा देखो बच्चा ठीक हो गया। वो बच्चा उस दिन के बाद लगातार सुधार। तो इस औरत को ऐसा मन में आया कि नहीं, हो ना हो यहाँ बड़ा मतलब इनका एक कुछ ना कुछ वर्चस्व है इनका। तो ये बेगम समरू वही है, टिक कर लो, बेगम समरू पैलेस। भिवानी अंडरलाइन करना। रेड रॉबिन, रॉबिन पक्षी का नाम है बेटा। बैया भी पक्षी का नाम है। जल तरंग घूमने फिरने की जगह है लोहारू में। और पृथ्वीराज की कचहरी लगती थी तो शाम, यहाँ पे 12 दर थे, 12 दर, 3 3 3 3 ऐसे कमरे से बने हुए थे, और बीच में बैठता था पृथ्वीराज चौहान। तो उन 12 दरों से सब लोग पृथ्वीराज को देखते थे। फेमस हो गई 12 दरी, चौहान की 12 दरी, लिख लो यहाँ। इसकी कचहरी, वहां बैठ के ये और न्याय करता था। तो 12 दरी, पृथ्वीराज चौहान की 12 दरी कचहरी। तो शाम में, तो शाम कहां पड़ेगा? भिवानी में। नेक्स्ट टिक करो, जींद में बुलबुल पक्षी का नाम है ना, घूमने फिरने की जगह। हरियाल नरवाना में पड़ता है। धमताना साहिब भी कहां था? नरवाना। तो नरवाना जींद का तो पार्ट है। हिसार में टिक करो, ब्लू बर्ड लेक है बेटा, ये ब्लू बर्ड लेक। फ्लेमिंगो पक्षी है, ब्लैक बर्ड। जहाज कोठी, मेवात को काट दो पीछे से। ये जहाज कोठी क्या है? जॉर्ज थॉमस का किला, इसको लोग कहते हैं जहाज कोठी। रोहतक में आ जाओ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फेमस तिलियार झील। मैना पक्षी का नाम, घूमने फिरने की जगह नौरंग महम में है। एक लाखन माजरा टिक करो, लाखन माजरा क्या है? कौन से गुरु? 9वें गुरु शहादत देने, दिल्ली, लिख लो यहां। 9वें गुरु तेग बहादुर शहादत के टाइम पर रुके थे 13 दिन के लिए। 9वें गुरु तेग बहादुर शहादत के समय पर रुके थे 13 दिन के लिए, तभी यहां कौन सा बन गया? लाखन माजरा, रोहतक में। सिरसा पे आ जाओ, सिरसा में कौन सा था वो चिल्ला, किस गुरु के लिए था? फर्स्ट, 2 है चिल्ला, एक सिरसा में और एक फरीदाबाद में। सिरसा टिक करो। काला तीतर बहुत बहुत फेमस घूमने की जगह, अबूब शहर में। एक सुरखाब, कई लोग नहीं कहते अच्छा तुम में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? सुरखाब बहुत बहुत कलरफुल सा पक्षी होता है बेटा, बहुत सुंदर परों वाला। तो सुरखाब के पर मतलब बहुत बड़ी अनोखी चीज, यहाँ पक्षी के नाम पर था ये सुरखाब। सोनीपत में आ जाओ, चकोर हुआ करता था, अब बंद हो गया, अब यहाँ पुलिस थाना बना दिया। अब यहाँ चोर उचक्के टाइप के लोगों को लाते हैं, पहले लोग घूमने जाते थे, चकोर। अब अगला टिक कर लो, एथनिक इंडिया अभी भी है, एथनिक इंडिया चल रहा है अभी राई में। मेवात नूह में टिक करो। नूह में एक पहले बिना देखे बताओ, जमीन इनके पास भरी पड़ी है या खाली पड़ी है? मेवात में जनसंख्या उतनी नहीं है ना, पहाड़ियों का इलाका है, क्या बहुत डेवलपमेंट हो गया है यहाँ का? नहीं। जहाँ का डेवलपमेंट कम होता है वहां पे क्या बड़े बड़े गोल्फ कोर्स बनाना, क्लब्स बनाना आसान है? और क्या, क्योंकि वहां गुड़गांव से लोग आ जाएंगे, जमीन सस्ती है। एक चीज सोचो, गुड़गांव में कोई 100 गज की जमीन लेगा तो बहुत भारी, बिल्कुल बॉर्डर पे मेवात में ले लेगा उसकी 1/10 से भी कम रेट में, और वहां डेवलप कर देगा। बस एक दिक्कत होती है, अगर दंगे भड़के तो नुकसान खाना पड़ता है इस बेल्ट के लोगों को। पढ़ के देखो, मेवात में क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट। अब गोल्फ कैसे लोगों का खेल है? अमीरों का। लेकिन भाई इतने बड़े बड़े मैदान, अब फरीदाबाद में तो चलो बना दिया तुमने पहले, आज फरीदाबाद में इतनी जगह है तुम बना दो। आज जमीन बेटा आसमान के भाव है, कोई भी गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में इस बेल्ट पे जमीन नहीं खरीद सकता अब नॉर्मल आदमी। तो ये आउट ऑफ रीच है। अब यहाँ बन गई, यहाँ थोड़ी सस्ती है, तो क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट बना दिया, कंट्री क्लब बना दिया। नाम सुन के लग रहा है गुड़गांव के हैं, लेकिन देखो ये कहाँ बना रखे हैं? मेवात में। मेवात टिक कर लो, कंट्री क्लब। गांधी पार्क है यहाँ। गांधी ने तो इनको रोका था, किन लोगों को? मेव, कि भाई मेव जाति के लोग यहीं रुक जाओ। एक है झूलती मीनार, शेख मूसा की दरगाह। ये मीनार दरगाह तुम्हें क्या दिखा रही है? यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। छुई मुई तालाब है यहाँ। कोटला झील है जिसका वर्णन बाबर नामा में, बाबर को ठीक कर लेना, नामा बताओ बाबर नामा क्या है? बाबर की आत्मकथा, इसी को तुजूक ए बाबरी भी कहते हैं। इसमें इसने लिखा है कि हमारे यहाँ पर, भाई बाबर तो सोचो नया नया आया था। बाबर कब आया इंडिया में? 1526। और कब मर गया? 1530।
इसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? पानीपत की पहली लड़ाई। तो बेटा ये बहुत बेल्ट थोड़ी जीत पाया। सोचो, पानीपत हरियाणा का हिस्सा, दिल्ली, कुछ हल्का सा यूपी का, ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी 4 साल में। तो इसने फिर उसमें ही अपनी किताब लिख दी कि एक किताब बाबरनामा या तुजू के बाबरी, जिसमें इसने हमारे किस चीज का जिक्र किया है मेवात में? ये टिक कर लो, कोटला झील का। कोटला झील कहां पर है? ये मेवात। क्या ये सबसे बड़ी झील है हमारी? नहीं, सबसे बड़ी का नाम है दमदमा। लेकिन टूरिस्ट ज्यादा आते हैं बड़खल पर, फरीदाबाद। एक तोमर वंश ने बनवाई थी, सूरज कुंड। एक कर्ण के नाम पर है, कर्ण झील। कर्ण की नगरी है करनाल, लेकिन कर्ण का टीला है कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला कहाँ की है? लेकिन कल्पना चावला के नाम के कई संस्थान कुरुक्षेत्र में हैं। चलो, तो बाबरनामा इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब आ जाओ नीचे, कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल है, तो बहुत बहुत यहाँ चीजें होंगी। सेकेंड लाइन पढ़ना, मतलब पढ़ पहली भी लो, सेकेंड अंडरलाइन करना। कुरुक्षेत्र को मुख्य पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए, अंडरलाइन करो ताकि लोग यहाँ आए। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। हम खुद काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है चलो तुम्हारे यहाँ डेवलप करते हैं। भारत सरकार, बस पढ़ लो, ने आधारभूत पर्यटन संरचना विकसित करने के लिए कृष्णा सर्किट, अंडरलाइन करो। कितने कोस की जमीन? 48 कोस। नाम कृष्णा सर्किट क्यों रख रहे हैं? गीता का सार किसने दिया था? कृष्ण ने, इसीलिए कृष्णा सर्किट पढ़ लो के तहत चिन्हित किया। इस परियोजना के अंतर्गत, अंडरलाइन करना, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर। बताओ ज्योतिसर में क्या था? गीता का उपदेश। लेकिन बिड़ला ने मंदिर बनवाया, पास पड़ता है ब्रह्म सरोवर। नरकातारी कौन सी जगह थी? जहां से स्टार्ट भी हुआ एंड भी। किसने वो प्राण त्यागे थे? भीष्म पितामह ने। सन्निहित सरोवर में किसका परमानेंट एड्रेस है? विष्णु का। तो ये सब जोड़ने की बात कर रहे हैं, अंडरलाइन कर लो। ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर। नेक्स्ट लाइन पढ़ लो, पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना को विकसित कर रहे हैं, मतलब अच्छी सड़कें हो, पाइप हो, ड्रेनेज हो, गंदगी ना हो, तभी तो विदेशी आएंगे बेटा। अब वो वहां स्नान करते हैं। मैक्सिमम धर्म जो स्थल होते हैं ना, वहां लोग ना गंदगी बहुत छोड़ते हैं। तुम अगर गए हो गंगा के घाट पे, देखा लोग कैसे गंदे कपड़े भी फेंक जाते हैं, गंदगी मचा देते हैं। हम तो चलो इंडियन है, हम तो जानते हैं इस वही रिवर को हम माँ मानते हैं, लेकिन बेटा विदेशी तो गंदगी से बचेंगे ना। फिर विदेशी इन चीजों में कम इंटरेस्ट लेते हैं, वो कहते हैं हम वहां घुमाएंगे जहां साफ सफाई हो। तो हरियाणा की सरकार ने भारत सरकार को कहा कि हमारी मदद कर दो, हम एक सर्किट डेवलप करेंगे। कौन सा सर्किट? कृष्णा, जिसमें बड़े बड़े एरिया में ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी और क्या था सन्निहित, और भी बहुत सारे, सबके नाम नहीं लिख सकते ना। कितने तीर्थ स्थल हैं यहाँ? 360। तो ऑब्वियस सी बात है 360 नाम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सबको जोड़ देंगे ताकि कोई भी आए घूम सके यहाँ। आगे अगला पॉइंट टिक करना, स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन मानसरोवर यात्रा। स्वर्ण जयंती, हरियाणा ने अपने 50 साल जब हुए हरियाणा को बने हुए, तो इसने कहा हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं, इसके आसपास के दर्शनीय स्थल और मानसरोवर। सबको पता है ना, मानसरोवर हम हिंदुओं के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। मानसरोवर की यात्रा करते हैं, पता होगा। कई बार देखो उस पर आतंकी हमले की कोशिश करते हैं, तो हमारी फौज को कितना अलर्ट रहना पड़ता है। मानसरोवर की यात्रा में पैदल पैदल यात्रा करते हैं, और वहां बर्फ से शिवलिंग स्वतः निर्मित होता है अपने आप। वहां रहने लायक कंडीशन नहीं है, लेकिन बहुत लोग वो बताते हैं कि वहां एक जोड़ा रहता है व्हाइट कबूतर का, कबूतरी का, और किसी को दिख जाए तो कहते हैं वो अजर अमर हैं। वही बता रहे हैं ये बसेस चल पड़ी। हरियाणा सरकार ने, पर्यटन मंत्रालय ने इनके ऊपर काम किया। तो ये टिक कर लो, सिंधु दर्शन मानसरोवर, सिर्फ पढ़ना है। हरियाणा सरकार ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति तीर्थ यात्री, लेकिन ये तुम और मैं नहीं जा सकते, इसके लिए एज फैक्टर है कि 60 से ऊपर। तुम सब जानते हो 60 में हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, आदमी अपने आप ही नहीं जाएगा, तो इसलिए कह दिया चलो 20-20 हजार रुपए बांटेंगे। अगलों को पता है कोई होएगा ही नहीं, कुछ जाएगा ही नहीं, बहुत कम लोग जाएंगे। प्रति व्यक्ति तीर्थ यात्री, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 50,000 प्रति व्यक्ति। अगर जवानों को दें तो सब गायब हो जाए यहाँ से, फिर सब भाग जाए, पर वो देते ही नहीं जवानों को। तीर्थ यात्री और स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन योजना 2017 के लिए हुजूर साहिब, सिर्फ पढ़ लो, गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब यहाँ घुमा देंगे, हेमकुंड साहिब, श्री पटना साहिब हेतु 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति तीर्थ यात्रा को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक यात्रा के लिए 50 तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, लेकिन इसमें एज फैक्टर काउंट की जाएगी। जिस एज में लोग डरते हैं, पैर फिसल गया, लुढ़क गए, गिर गए, कौन संभालेगा? उम्र बेटा जितनी बढ़ती है ना, उतना आदमी कोशिश करता है एक छोटे से एरिया तक सीमित रहे, वो बहुत दूर नहीं जाना चाहता। इसीलिए तीर्थ यात्रियों को ज्यादा रुपए देते हैं ताकि वो जाएं। पता ही है कि जा नहीं पाएंगे, नाम हो गया 50,000 दे रहे हैं, 20,000, जाना कोई है नहीं।
अगले पेज वाला शायद पहले कराया हुआ है, ये टेबल कराया हुआ है, नीचे के पॉइंट्स आज लास्ट निपटा लो, इसको फिर टॉपिक निपटेगा। हरियाणा की प्रमुख पर्यटन योजनाएं, पहला टिक करना, क्या क्या योजनाएं हैं हमारी। सेकेंड लाइन टिक कर लो, पर्वतारोहण, यहाँ बहुत सारे पर्वत हैं जिन पे आरोहण करेंगे, हम कोई माउंट एवरेस्ट तो लेके नहीं बैठे। कौन सी चोटी है हमारे यहाँ सबसे ऊंची, वो 652 की घोसी, उस पे बिना ट्रेनिंग के भागते भागते बच्चे चढ़ जाते हैं। सबसे ऊंची यहाँ कौन सी है ऊपर, करोह, 1514 या 1467, तो ये भी कोई बहुत भारी नहीं है, चेक कर लो। फिर भी कह रहे हैं पर्वतारोहण को बढ़ाएंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे। कौन सी नदियां हैं यहाँ जहाँ रिवर राफ्टिंग करोगे, सूखी पड़ी है। अभी इसी संडे मैंने यमुना देखी, उसमें एक घूंट जल नहीं था भाई, इतनी सूखी पड़ी है। दिल्ली में ना पिछले 3-4 दिन, अब तो आ गया, जैसे मेरे फादर वहां रहते, मेरी मदर ने बताया 3-4 दिन से पानी ही नहीं आ रहा, तो दिल्ली में पानी नहीं जा रहा, सूखी पड़ी है यमुना। आगे ये जो यूपी से जुड़ता है ना बॉर्डर, चौड़ा रोड, वहां कुछ नहीं दिखता, खाली, बिल्कुल खाली। तो कौन सी रिवर राफ्टिंग यहाँ हो सकती है, भगवान ही जाने। अगला लिखा है नौका विहार बनाएंगे, कुछ है तो है नहीं, ये सब ये प्लानिंग है हमारी। साइकिलिंग के लिए काम करेंगे, पैरासेलिंग के लिए काम करेंगे, ये हमारी व्यवस्था कह रहे हैं मेवात की बेल्ट में करेंगे। इसके बाद आ जाओ ऊपर, संयुक्त उपक्रम के रूप में पर्यटन विकास की योजनाओं के अंतर्गत, अंडरलाइन करो, माधोगढ़ में एक हेरिटेज होटल। तुम सबको पता होगा ना राजस्थान में क्या फेमस है, हेरिटेज होटल। हेरिटेज क्या है, जो पुश्तैनी पुरानी पीढ़ियों के, अब सोचो सवाई माधो सिंह ने कोई किला बनाया अपना उस टाइम पे, आज उसके वंशजों ने वो 5 स्टार होटल की किसी चेन को, आईटीसी को दे दिया, सर आप चलाइए। अब वो प्रॉपर के देखो, यहाँ राजशाही यहाँ था, ये उनका हमाम था, ये इमाम बाड़ा था, यहाँ बैठो यहाँ रहो। तो लोग ना उसके लिए 20,000 रुपए 50,000 रुपए एक रात में, कि हम फील करें कि वो राजा कैसे रहता था। ये अंबानी टाइप के जो लोग हैं, अभी पीछे नीता अंबानी, जब मेरे ख्याल 50 या 55 कौन सा जन्मदिन था, वो ऐसे ही तो मनाया जयपुर में। अगली का अपना घर भी कितना बड़ा है, हम नॉर्मल लोग तो एक कमरे में एक जगह केक काट ले, उसको अपना घर भी नहीं, वो कहाँ गई, जयपुर की राजशाही। तो ये हेरिटेज होटल हम कह रहे हैं हमारे में भी आ जाओ एक दो गलती से, ये हम डेवलप कर रहे हैं माधोगढ़ में, हेरिटेज होटल के लोग आए यहाँ, ये टिक कर लो माधोगढ़। सोहना में हम हेल्थ क्लब बना रहे हैं। तुम क्या कह के लोगों को बुलाओगे कि यहाँ के पानी में क्या है, चर्म रोग ठीक हो जाएगा, तो लोग आ जाए यहाँ, हेल्थ क्लब। उचाना जींद में मनोरंजन पार्क की सुविधाएं। यमुना नदी के किनारे कलेसर में पर्यटन केंद्र बनवाया जा रहा है। कलेसर में क्या है, नेशनल पार्क। अब तुम सोचो, जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तुम जानते हो इसके अंदर 5 स्टार होटल है, नेशनल पार्क के अंदर 5 स्टार होटल, जहां एक रात के कमरे के 20 से 30,000 रुपए लगते हैं। तो हम सोच रहे हैं हमारा भी तो नेशनल पार्क है, हमारे में तो कोई जानवर भी नहीं घूमता, बीच में बना दे, कोई आके गलती से रह ही ले। लेकिन बेटा यहाँ कौन आएगा, क्योंकि यहाँ कोई जानवर ही नहीं है। उस कॉर्बेट में जाते हैं ना, तो कई बार उसके आसपास रात में शेर चीते घूमते दिख जाते हैं, चांसेस होते हैं, तो उसको पे करते हैं लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूले भटके हमारे यहाँ भी, कोई नेशनल पार्क हमारा सुल्तानपुर चला गया तो वहां कुछ भी नहीं है सिवाय कीकर के, वहां कोई पक्षी नहीं दिखता, इस मौसम में सब खाली पड़ा है। तो हम कोशिश में है कि डेवलप करें, हमसे हो नहीं पाया अब तक ये। महत्वपूर्ण तथ्यों पे आ जाओ, महेंद्रगढ़ का किला किससे संबंधित है, तांत्या टोपे। क्या तांत्या टोपे तुमसे डायरेक्ट संबंधित हैं, नहीं। 57 की क्रांति में जब ये भाग रहे थे, उससे पहले प्लानिंग में कभी कभी ये यहाँ आए थे। टिक कर लो, महेंद्रगढ़ का किला, तांत्या टोपे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया। सोहना की कार रैली, जानते हो सोहना में विंटेज कार, पुरानी, हाँ अंडरलाइन करो, 1964 में स्टार्ट की थी दिल्ली और सोहना में। हरियाणा बनने से 2 साल पहले विंटेज कार रैली स्टार्ट हुई। और 1968 में कलकत्ता में, यानी दिल्ली कलकत्ता गुड़गांव तो लगता है यहाँ स्टार्ट हो गई थी 64 में। और इसको कराता है स्टेट्समैन ग्रुप, कोई ग्रुप होता है ना जो अरेंज करता है, सबको कॉल वगैरह करता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये मैंने तुम्हें कई बार बताया, कब स्टार्ट हुआ, 1987, अंडरलाइन कर लो, फरीदाबाद में। घग्गर नदी 2 हिल्स के बीच में बहती है, टिपरा और मोरनी, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचकुला लिख लेना। हर की दून, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, हर की दून, दून बेटा छोटी घास को बोलते हैं। ग्लेशियर से सरस्वती नदी निकलती है। सरस्वती कौन से जिले से आती है, सिरमौर, लिख लो यहाँ सिरमौर। और अगर पूछे कहां से निकल के आती है, ग्लेशियर का नाम हर की दून, जैसे हर की पैड़ी, हर की पौड़ी है ना, ऐसे हर की दून, दून का मतलब छोटी घास, जैसे देहरादून, इस तरह का एरिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है, पंडित श्रीराम शर्मा। कितने आंदोलन, 5। सत्याग्रह, जेल गए कई साल, लिख लो यहाँ 5 सत्याग्रह, गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और जेल यात्राएं की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहलाते हैं ये। और अगर पंजाब कह दें तो लाला मुरलीधर। लास्ट लाइन पढ़ लो,
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सबको पता है 2026 एकड़ में स्थापित की जा रही है। कहाँ है ये? सोनीपत में। लिख लो यहाँ एसएनपी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लिखा हुआ नीचे। अच्छा, सोनीपत में, ठीक है। कल मुझे याद दिलाना सूरजकुंड का इस साल का थोड़ा सा डाटा लिखवा दूंगी जो अभी हुआ था इस साल में। हर साल होता है ना ये, लगता है। कल याद दिला देना, बाकी नया टॉपिक पढ़ेंगे।